नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो आपको दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। जलती हुई गाड़ियां, काले धुएं के गुबार में डूबी इमारतें और पुलिस से भिड़ते लोग, पत्थरबाजी, ये सब तो लेह की पहचान नहीं है। लेह लद्दाख के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखने वाला आदमी भी यही सोचता है कि कहां बौद्ध मठों और भिक्षुओं वाली इमेज और कहां ऐसी हिंसा। लेकिन तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता। ये तस्वीरें लद्दाख की राजधानी लेह की है, और वो भी आज की ही, जब लेह में बहुत भारी हंगामा हुआ, खूब उत्पात मचा। सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी गई और बीजेपी के दफ्तर को फूंक डाला गया। बताया गया कि ये प्रदर्शनकारी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे। वांगचुक लंबे वक्त से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इन्हीं मांगों के साथ पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे पूरी नहीं होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था, जिसके दौरान भारी हिंसा हुई। लेकिन लेह की पहचान मिटाने वाली इस हिंसा को खुद सोनम वांगचुक ने नकार दिया है। हिंसा के बाद सामने आया उनका पहला रिएक्शन एक बार देखिए और फिर आपको बताते हैं कि लेह की शांति के खिलाफ साजिशों के तार कहां-कहां से जुड़ते दिख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ। तो 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया तो प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस वक्त सरकार के फैसले का सोनम वांगचुक ने और वहां के लोगों ने स्वागत भी किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद यहां लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे, और जो पहली मांग है वो ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे यहां चुनाव का रास्ता साफ हो। अगस्त 2019 से पहले यहां 4 विधानसभा सीटें थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा अब नहीं है। दूसरी मांग यह है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे यहां के जो जनजातीय लोग हैं उनको आदिवासी का दर्जा मिल सके और आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इन लोगों को भी मिल सके। तीसरी मांग यह है कि लेह और करगिल अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बने। अभी लद्दाख में सिर्फ एक लोकसभा सीट है लद्दाख की। और चौथी मांग यह है कि स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। और मोदी सरकार इन सभी मांगों पर विचार भी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इन मांगों को लेकर लद्दाख की एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत कर रही है। अगले दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को होनी तय थी, लेकिन उससे पहले ही ये भारी बवाल हो गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं लद्दाख के आम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग तो नहीं शामिल हो गए जो इस आक्रोश को हवा देकर लद्दाख की शांति को खत्म करना चाहते हैं। कहीं ये राजनीतिक प्रतिशोध की ज्वाला तो नहीं है? कहीं इस गुस्से को भड़काने में देश विरोधी ताकतें तो नहीं जुटी हुई है? ये वो सवाल है जिसको कि आप दरकिनार नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। तो इस बारे में जरा सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले से अगर अब तक की आप पड़ताल करें तो एकदम साफ हो जाएगा कि लेह में हिंसा की तस्वीरों को आगे बढ़ाने में, या यूं कहें कि इसे और भड़काने में, कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स तेजी से शामिल हो रहे हैं, कैसे ये लोग इस आग को और हवा देने में जुटे हुए हैं। अगर ये समझना हो तो एक पोस्ट देखिए। खुद को इस्लामिस्ट बताने वाले एक हैंडल से हिंसा को लेकर अनाप शनाप लिखा गया। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उसी पोस्ट का हिस्सा है, और इसका जो बायो है उसमें क्या लिखा गया है उसको गौर से पढ़िए। और इस हैंडल से जो पोस्ट किया गया है वो भी उतना ही भड़काऊ है, और इस प्रोटेस्ट को ऐसे पेश किया गया है जैसे भारत के शोषण के खिलाफ गुस्साए लद्दाख वालों ने भारत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, आंदोलन शुरू कर दिया है।
सोशल मीडिया पर इसी तरह के और भी कई कट्टरपंथी और ढेर सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जाहिर है तौर पर यह सारा एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है कि नेपाल की तरह भारत में भी जेनजी ने सरकार और सिस्टम पर हल्ला बोल दिया। लेकिन तसल्ली रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने वाले। दूसरी तरफ हिंसा के पीछे जिस तरह की राजनीतिक साजिश के आरोप लग रहे थे वो भी थोड़ा चौंकाने वाला है। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक फोटो शेयर किया और ये शेयर करते हुए दावा किया कि ये शख्स जो कि इस तस्वीर में भी आपको दिख रहा है, ये लेह में कांग्रेस का पार्षद है। नाम है फुनसोंग स्टैंजिन सेपाग और इसी ने भीड़ को उकसाया और बीजेपी के दफ्तर पर हमला करवाया। अमित मालवीय ने इसी तस्वीर को सामने रखकर राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि क्या वो देश में इसी किस्म की अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी की कल्पना कर रहे हैं। खैर, ये तो जांच का मामला है कि हिंसा को भड़काने में किसकी कैसी भूमिका रही। लेकिन एक बात तो तय है कि देश में हिंसा, हंगामा, ये सब फैलाने की ताक में हमेशा कुछ एलिमेंट्स लगे रहते हैं और उन्हें किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देने की जिम्मेदारी हम सब की। तो क्लियर कट में अब आपको आगे बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने क्यों कहा ओम शांति ओम। ओम शांति ओम 3 शब्दों के इस संस्कृत मंत्र में सनातन धर्म का पूरा दर्शन है। मानवता का सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। दुनिया का हर हिंदू रोज न जाने कितनी बार इसका जाप करता है, लेकिन सनातन का यह मंत्र आज अचानक खबर बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा के मंच से चंद घंटे पहले बड़ी उम्मीद से अपने भाषण के समापन में इस मंत्र को पढ़ा और दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहे इस्लामिक कट्टरपंथ और जिहादी सोच पर एक बड़ी चोट कर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में इजराइल फिलिस्तीन विवाद का मुद्दा उठाया और ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि शांति और सद्भाव में, या यूं कहें कि शांति और सद्भाव के जरिए ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क के मुखिया वो बात कर रहे हैं जिसे कहने में दुनिया के तथाकथित बड़े बड़े लोकतंत्र और सेकुलर देशों की जीभ भी लड़खड़ाती है। एक बार सुनिए जरा। तो सुबियांतो ने इस्लाम, हिब्रू, संस्कृत और पाली के जिन चारों वाक्यों से अपने भाषण का समापन किया, उन सब का मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है, और वो ये है कि शांति और सद्भाव से ही इंसानियत है और पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम करना चाहिए। सुबियांतो ने जिस स्पष्ट शब्द में कहा कि दुनिया में शांति तभी कायम हो सकती है, मिडिल ईस्ट में शांति तभी कायम हो सकती है जब हम इजराइल के अस्तित्व को भी उसी तरीके से स्वीकार करेंगे जैसे हम फिलिस्तीन के लिए करते, और जब तक हम इजराइल के वजूद को खारिज करते रहेंगे, दरकिनार करते रहेंगे, दुनिया में शांति नहीं हो सकती। लेकिन आज भी दुनिया के तमाम देश इजराइल को मान्यता देने या इजराइल के वजूद को स्वीकार करने से घबराते हैं, डरते हैं। सुबियांतो ने इसी का हवाला संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी धर्मों के लोगों को एक परिवार की तरह रहने की जरूरत है। तो सुबियांतो खुद मुस्लिम हैं, लेकिन कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। सनातन के मंत्रों को बोलने में उन्हें किसी तरह की हिचक नहीं होती और न ही कोई धार्मिक विरोध महसूस करते। क्या हिंदुस्तान के उन मौलानाओं और मुस्लिम राजनेताओं को सुबियांतो से सबक नहीं लेना चाहिए, जिनकी जुबान सनातन के श्लोक तो छोड़िए, वो वंदे मातरम बोलने में भी लड़खड़ाती है, भारत माता की जय कहने में भी लड़खड़ाती है। जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया
मौलाना महमूद मदनी और वहां से लेकर ओवैसी, अबू आजमी, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो भारत माता की जय कहने से भी घबराते हैं। कहते हैं कि दूसरे धर्म की देवी और देवताओं का नाम लेना, उनका जिक्र करना इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। सच्चे मुसलमान को वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। ओवैसी जैसे नेता तो अयोध्या और बाबरी पर तमाम नफरती तकरीरें देते रहते हैं, जय श्री राम बोलने का विरोध करते रहते हैं और इस हद तक करते हैं कि वो जय श्री राम लिखने से भी बचते हैं। ओवैसी के दर्जनों सोशल मीडिया पोस्ट आप देखिए, देख सकते हैं, आज भी आपको उनके टाइमलाइन पे दिख जाएगा, जिसमें जय श्री राम लिखने की जगह वो JSR लिखते हैं। JSR। आप सोचिए किस हद तक कट्टरता, किस हद तक उनके भीतर भरी हुई है कि जय श्री राम लिखना भी उनको गवारा नहीं है। बोलने की बात तो छोड़िए, सनातन के मंत्र पढ़ने से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का धर्म नहीं भ्रष्ट हुआ, लेकिन यहां एक छोटा सा नारा, अगर छोटी सी बात कहनी भी हो, भले वो उसे महसूस करें या ना करें, लेकिन कहने भर से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है भाई। इंडोनेशिया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, 8वीं सदी से पहले उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बिल्कुल अलग थी। वहां सनातन और बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था। बड़ी आबादी दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की थी। इस्लाम के वहां पहुंचने के बाद भी इंडोनेशिया ने अपनी पुरानी पहचान नहीं छोड़ी, उसे अपने पूर्वजों से जोड़कर देखा। आज वहां की 90% आबादी मुस्लिम है, लेकिन सनातन के प्रतीक चिन्ह, उनकी या प्रतीक चिन्ह ही क्यों, सनातन के रीति रिवाज, परंपराएं सब उनकी जिंदगी में शामिल है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान गणेश और रामायण से जुड़ी पुरानी परंपरा, रामलीला की परंपरा, इंडोनेशिया ने सबको सहेज कर रखा है। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन इजरायल विवाद का हल शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के जरिए संभव बता रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में इंडोनेशिया का वही इतिहास है जिसने सनातन की उदारता से लेकर ओम शांति ओम के मैसेज को, उसके भाव को पूरे मनोयोग से अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में सुबियांतो के भाषण ऐसे समय में आया है उनका, जब अमेरिका से लेकर यूरोप तक को इस्लामिक कट्टरपंथी साजिशें चौंका रही, जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन माहौल बिगाड़ रहा है और इससे दूसरे धर्म के साथ इस्लाम का टकराव बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे कट्टरपंथी मौलानाओं की नफरती सोच है, जो हर हाल में दुनिया में शरिया का राज स्थापित करना चाहती है और इसके लिए हिंसा को भी जायज ठहराने का मजहबी नैरेटिव लगातार गढ़ा जा रहा है। भारत में भी तस्वीर कोई अलग नहीं है। हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और जुबा पर सर तन से जुदा के नारे, नफरती बयानबाजी के साथ हिंसा, बवाल। नवरात्रि से ठीक पहले भारत के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसमें नाबालिग बच्चे और औरतों को आगे करके बवाल को बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा यानी कि मुस्लिम एकजुटता के नाम पर, फिलिस्तीन इजरायल युद्ध के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी करना, प्रदर्शन करना, हिंसा हंगामा करना, जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक तमाम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, जिसमें एक तरफ इजरायल पर आतंकी हमलों को सही ठहराया जा रहा है और दूसरी तरफ हमास जैसे आतंकी संगठनों की तरफदारी की जा रही है, उनके समर्थन में भड़कीली नारेबाजी की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो आज आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर घूम रहे हैं और उसके जरिए लोगों को उकसाने का खेल खेल रहे हैं, उन्होंने और उनके छोटे भाई ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर तंज और आपत्तिजनक बयानबाजी करके कैसे अपनी सियासत चमकाई है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, एक लंबी कहानी है उसकी। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी ओवैसी किस तरीके से बाबरी मस्जिद का नाम लेकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलते रहे हैं, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से जो कहा, वो दुनिया भर के कट्टरपंथियों के लिए एक मैसेज है।
ओवैसी जैसे राजनेता और नफरती मौलानाओं की नफरती राजनीति के लिए आईना है। भारत के मुस्लिम समुदाय को भी इस पर गौर करने की जरूरत है। और क्लियर कट में अब आपको बताते हैं कि आखिर एक भारतीय बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी उसका सम्मान करना पड़ रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यूएन महासभा को संबोधित किया। करीब 1 घंटे तक स्पीच दी और वही कहा जो पिछले कई महीनों से वो कहते आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बहुत हो गया, अवैध प्रवासियों के लिए बॉर्डर बंद करने का वक्त अब आ चुका है। अमेरिका सिर्फ अमेरिकियों का है, बाकी देशों से बसे लोग अमेरिका का नाम खराब कर रहे हैं, अमेरिका के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बार आपको सुनना चाहिए और उसके बाद आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. तो वैसे पहली बार नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही ट्रंप अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, जो मागा समर्थक हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक हैं, उनको खुश करने के लिए ऐसी तिकड़मबाजियां करते रहे। कभी अवैध प्रवासियों के बहाने तो कभी H-1B वीजा फीस को 50 गुना बढ़ा करके। ट्रंप के इन फैसलों का मकसद कहीं ना कहीं अमेरिका में बसे 55 लाख भारतीयों को निशाना बनाना रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में रहने वाले भारतीय कैसे अमेरिका का नाम रोशन कर रहे हैं, अमेरिका की पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, उसकी भी एक जरा बानगी देखिए। फ्रांस के पेरिस में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ और जिसमें अमेरिका की टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीते और इस जीत से ट्रंप इतने उत्साहित हुए कि पूरी टीम को व्हाइट हाउस बुला लिया। पूरी टीम की जमकर खातिरदारी की गई। बाकायदा राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी टीम के साथ फोटो खिंचवाई और ट्रंप के सहयोगी माइकल क्रेटसियोस ने तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर किया और लिखा कि व्हाइट हाउस को वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकी फिजिक्स टीम का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को चैंपियन बनाने वाले 5 युवकों का पूरा परिवार विदेशों से आकर अमेरिका में बसा है। इस टीम में एक भी सो कॉल्ड अमेरिकी मूल का आदमी नहीं है। जिसको ट्रंप अमेरिकी कहते हैं, उसमें इस टीम में से, इन 5 बच्चों में से कोई भी सो कॉल्ड अमेरिकी नहीं है। इस टीम में कौन है? इस टीम में है अगस्त गोयल, एलन ली, जोशुआ वांग, फियोडोर एवतुशेंको और ब्रायन झांग। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सब के परिवार या तो भारत या चीन या रूस से आकर अमेरिका में बसे, और वे कोई बहुत पहले, ऐसा नहीं कि 100-200 साल पहले बसे हैं, हाल फिलहाल में बसे। तो इनमें से अमेरिकन कौन है भाई? अगस्त गोयल को लीजिए। अगस्त के पिता आशीष गोयल उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, बाद में अमेरिका चले गए। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की और इस वक्त स्टैनफोर्ड में ही मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। यानी पिता जहां अमेरिका की आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवार रहे हैं, वहीं बेटा दुनिया में अमेरिका का नाम रोशन कर रहा है और जिस पर ट्रंप गर्व कर रहे हैं। वैसे एक लौता किस्सा नहीं है। असल में अमेरिका की कामयाबी के पीछे ऐसे लाखों प्रवासियों का हाथ है, ऐसे लाखों प्रवासियों का दिमाग है, जिसकी वजह से आज अमेरिका अमेरिका है। 34 करोड़ आबादी वाले अमेरिका में करीब 5.5 करोड़ प्रवासी हैं। यानी कि ऐसे लोग जो अलग अलग देशों से आकर अमेरिका में बसे और अब अमेरिका के नागरिक वो बन चुके हैं और वो अमेरिका को अपना मुल्क मानते हैं। उसकी बेहतरी के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। और ऐसे ही लोगों में बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की भी, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
भारतीय मूल के लोग अमेरिका को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और एक कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी महीने 5 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के टॉप कंपनियों के सीईओ को व्हाइट हाउस में एक डिनर पर बुलाया था और इस मीटिंग में माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचई, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा, ऐसे आधे से ज्यादा तो भारतीय मूल के सीईओ थे उसमें। पता नहीं ट्रंप किन प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की बात करते हैं। अगर भारतीय अमेरिका छोड़ दें तो खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिकी लोगों को या अमेरिका को इलाज के लाले पड़ सकते हैं। और यह ऐसी बात है जो अमेरिकी कंपनी रेमिल्टी की रिपोर्ट कहती है। और यह रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में 9,90,000 डॉक्टर हैं और इनमें से 26% यानी कि 2,60,000 प्रवासी हैं, मतलब बाहर दूसरे देशों से आए हुए डॉक्टर हैं। और प्रवासी डॉक्टरों की लिस्ट में करीब 59,000 तो अकेले भारतीय डॉक्टर हैं। सोचिए, यानी अमेरिका के प्रवासी डॉक्टरों में हर 5वां डॉक्टर भारत का है। होटल इंडस्ट्री में अमेरिका के 60% से ज्यादा होटलों के मालिक भारतीय हैं। यह रुतबा है भारतीयों का अमेरिका में। और भारतीयों को टारगेट कर अमेरिका अगर सोचता है कि वो खुद को फिर से महान बनाने की एक मुहिम में जुटा हुआ है तो यह असल में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ट्रंप ने भारतीयों को अमेरिका आने से रोकने के लिए H-1B वीजा की फीस 50 गुना बढ़ा दी। लेकिन भारतीय प्रवासियों की धमक देखिए आप। भारतीय मूल के लोग इसी हफ्ते अमेरिका की 2 और बड़ी कंपनियों के सीईओ बन गए। अमेरिका की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है टी-मोबाइल। श्रीनिवासन गोपालन उसके नए सीईओ हैं। और बियर बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है वहां, मोल्सन कोर्स, राहुल को उन्होंने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। यह ताकत है हिंदुस्तान के हुनर की। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की वीजा वाली धमकियों के बीच बहुत सारे देश आज भारतीयों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अमेरिका दरवाजा बंद कर रहा है तो दुनिया के बहुत सारे देशों को, यूरोप और यहां तक कि चीन जैसे देशों को, जापान जैसे देशों को यह लग रहा है कि उनके लिए एक मौका है भारतीय प्रतिभाओं को अपने यहां बुलाने का। जर्मनी तो भारतीय प्रतिभाओं को अपने यहां आने का खुला निमंत्रण दे रहा है। भारत में जर्मन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन जो कह रहे हैं, एक बार उनको जरा सुनिए गौर से। तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं है, दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि चीन भी शामिल है। चीन ने एक नया वीजा सिस्टम शुरू किया है, के वीजा, और उसका मकसद भी दुनिया भर के जो टैलेंटेड लोग हैं और जिसमें कि बड़ी संख्या भारतीयों की हमेशा होती है। आपको पता ही होगा कि जो H-1B वीजा है उसमें से 70% पे अकेले भारत को अलॉट हो जाता है। और वो इसलिए नहीं कि कोई भारतीयों पर कोई रहमदिली होती है या कोई एहसान किया जा रहा है। भारत के लोग वाकई काबिल हैं और अपनी काबिलियत से इसको हासिल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि हुनरमंद और मेहनतकश भारतीयों को निशाना बनाने में अमेरिका का घाटा है। भारत से ज्यादा नुकसान अमेरिका का है। वीजा फीस 50 गुना बढ़ाने से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के कई फैसले भारत से ज्यादा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और यह बात वो जितनी जल्दी समझ जाएं, इसमें दोनों देशों का फायदा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका का फायदा है, दोनों देशों का फायदा है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।